हाँ जी बच्चों, तो हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम एल्कीन्स को आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज इनकी सारी प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ख़त्म कर लें। तो सबसे पहले तो हम एल्कीन्स के साथ जुड़े हुए एक एडिशनल टॉपिक की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। वैसे तो हम आइसोमर्स हाइड्रोकार्बन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन एल्कीन्स के पास एक एडिशनल एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म होती है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन के, आई रिपीट, डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर एक ग्रुप सेम साइड पर हो और दूसरा अलग साइड पर हो, तो बेटा उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, सिस, आइसोमर। एंड अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एक ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पर हो, तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, ट्रांस। इन्हें कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ब्यूट 2इन। अब ब्यूट 2इन को बेटा हम कैसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा सबसे पहले तो देखो, मैं डबल बॉन्डेड कार्बन लिख रहा हूं, ये होना बहुत जरूरी है। सर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्केन्स में भी होती है? बेटा नहीं, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं होगा ना, तो नहीं होती। अब मैंने क्या किया, इसी डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे रखा CH3, ऊपर की साइड पे दूसरे कार्बन के भी डबल बॉन्डेड ऊपर की साइड में CH3 रखा, और नीचे की तरफ मैंने बेटा HH रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सिस ब्यूट 2इन। और अगर मैंने इसी एल्काइल ग्रुप को बेटा ऑपोजिट साइड पे कर दिया, तो इसके नाम के आगे क्या लिख दिया जाएगा, ट्रांस ब्यूट 2इन। ठीक है, तो लेट मी रिपीट वंस मोर। फर्स्ट थिंग है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हमें देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर सेम साइड पर, अलग अलग कार्बन के सेम साइड पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बेटा जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है, जरूरी नहीं है बेटा एक तरफ इथाइल हो जाए, एक तरफ मिथाइल हो जाए, इट्स ओके, पर ऑपोजिट साइड में फिर एच एच होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो गया, या फिर मैं कह रहा हूं एक साइड पर क्या हो गया बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी साइड पर, ऑपोजिट साइड पर सेम हो जाए फंक्शनल ग्रुप, या फिर एच एटम आ जाए। ऐसे केस में वो क्या बन जाता है, सिस। एंड अगर वो ऑपोजिट एंड पे आ रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट। यस सर। इसमें मैं एक और बेटा एडिशनल चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बेटा अगर मैं इस ग्रुप को देखूं, एल्काइल ग्रुप, ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करता है जो इस कार्बन की तरफ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करता है जो इस कार्बन की तरफ जाती है। नेट डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ जाता है, तो बेटा इसका मतलब है सिस का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब है जो सिस आइसोमर है बेटा, वो नेचर में क्या होते हैं, पोलर। लेकिन अगर मैं ट्रांस देखूं बेटा, इसका डायपोल मूवमेंट कार्बन की तरफ जा रहा है, इसका डायपोल मूवमेंट डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ जा रहा है। दोनों डायपोल जो है वो क्या हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट। बोथ dipoles are equal and opposite। तो इस वजह से बेटा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है बेटा वो क्या हो जाता है, जीरो।
और अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स नेचर में क्या होते हैं, नॉन पोलर। एंड याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, आर हायर ऑफ cis isomer than trans due to its polar nature। तो बेटा सिस वाला जो है वो ज्यादा पोलर है, इसीलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। तो बच्चे आपको जो जो इसमें से पसंद है आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा ये मैं हटा रहा हूँ और ये देख लो बेटा, हम ब्यूट 2 इन की बात कर रहे थे, सिस वाले की। तो आप देख सकते हो बेटा कि उसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0.33 आ रहा है, लेकिन ट्रांस वाला जो है बेटा उसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, 0 है। कहते हैं सिस और ट्रांस के सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिफर करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप इन द स्पेसेस। इसी वजह से बेटा ये आइसोमर डिफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। और सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. हम्म, अब हमारे पास ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10 है। कहता है ड्रॉ द सिस और ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड उनके आयुपैक नेम भी लिखिए। सबसे पहले तो बेटा हमें देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ है। ये रहा बेटा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड है। और Cl है, Cl है बेटा, ये देखो बेटा मैंने Cl साथ में लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, H नीचे लिख दिया, H नीचे लिख दिया। तो बेटा ये कौन सा वाला आइसोमर हो गया बेटा, सिस आइसोमर हो गया। सर इसका नेम बताइए। बेटा इसका आयुपैक नेम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो इथीन। ठीक है बेटा, इसका आपको ट्रांस आइसोमर लिखना है तो आप ऐसा कीजिए बेटा, एक Cl को यहाँ दिखा दीजिए, एक H को यहाँ दिखा दीजिए, एक Cl को यहाँ दिखा दीजिए बेटा, एक H को यहाँ दिखा दीजिए। आयुपैक नेम सेम ही रहेगा, बस नाम के आगे क्या लग जाएगा बेटा, ट्रांस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं बेटा डबल बॉन्ड कहाँ पर है। ये देखो बेटा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों कार्बन को आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। ये देखिए, कहते हैं इस वाले कार्बन के साथ इथाइल भी है, मिथाइल भी है। तो ये देखो बेटा मैंने इथाइल ऊपर लगा दिया, मिथाइल नीचे लगा दिया। और इस वाले कार्बन के साथ मिथाइल भी है और इथाइल भी है। तो बेटा मैंने इथाइल ऊपर लगा दिया, मिथाइल नीचे लगा दिया। अब टेक्निकली अगर हम इसके और दूसरा जो हम बनाएंगे उसमें बेटा हम इंटरचेंज कर देंगे। हमने बेटा क्या कर दिया, इथाइल ऊपर लगाया, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके ऊपर हम मिथाइल ले आए, नीचे हमने बेटा क्या लगा दिया, इथाइल, और इधर इसके नीचे हमने क्या लगा दिया बेटा, मिथाइल। आया बेटा समझ में सिस और ये ट्रांस कैसे हो गए। रही बात बेटा आयुपैक नेम की, तो बेटा ये देखो एक दो कार्बन यहाँ पे हो गए, तीसरा कार्बन ये हो गया, फोर्थ कार्बन ये हो गया, 5 कार्बन ये हो गया, 6 कार्बन ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, सिस आइसोमर है ये, क्योंकि बेटा ये और ये सेम साइड पर आ रहे हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3,4 डाई
मिथाइल हेक्स 3 ई। सेम नाम इसका आएगा बेटा, और इसके नाम के आगे आ जाएगा ट्रांस, क्योंकि इसका इथाइल इधर है, इसका इथाइल जो है वो इधर। तो आप बच्चे कॉपी कर सकते हैं इसको, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर ये है हमारा बेटा एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। ये कहता है कि हमको हेक्स 2 इन के सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने हैं। अब बेटा हेक्स 2 इन मतलब सेकंड कार्बन पे, ये देखो बेटा ये सेकंड कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड है। अब अगर ये वाला बेटा सेकंड कार्बन हो गया और ये हो गया थर्ड, तो बेटा अब हमारे सेकंड के साथ कितने कार्बन बचेंगे अटैच होने के लिए? एक। वेरी गुड। तो बेटा मैंने उसको यहाँ पे CH3 दिखा दिया, प्लस एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया, बाकी कितने कार्बन बच के कुल मिला के हमारे? 3। तो बेटा उसको मैंने C3H क्या कर दिया 7। अगर आपको इसमें ऐसे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो आप पहले हेक्स 2 इन ड्रॉ कर लो। ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 आगे बेटा, और ये हो गया अगर 1, ये हो गया अगर 2, तो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन 3, और बेटा सिंस एल्काइल ग्रुप सेम साइड पर है तो बेटा इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? सिस। अगर आप इनको ऑपोजिट साइड में कर दोगे नाम के आगे क्या लग जाएगा बेटा? ट्रांस। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों में से कौन से आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? सर सिस का। वेरी गुड। क्यों भाई? सर पोलैरिटी ज्यादा है। cis isomer has higher boiling point as it is more polar than trans। कर लो बेटा कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स की। सबसे पहले तो हम एल्कीन्स को बेटा किन से बना रहे हैं? एल्काइन से बना रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से हम बेटा क्या बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। सर कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये देखो बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, जहां पे R कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। आपने सिंपल हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट पैलेडियम या फिर कार्बन लेते हैं तो जो वो एल्कीन बनाएगा वो सिस बनाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि आज तक मैंने कभी किसी स्कूल टीचर को पूछते हुए नहीं देखा ये कि कौन से कैटलिस्ट में वो किस टाइप का एल्कीन बनाएगा, बट मैं फिर भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इट कैन बी अ नाइस क्वेश्चन। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एल्काइन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो लिमिटेड ही होनी चाहिए, मतलब 1 मॉलिक्यूल ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं करना। अगर ज्यादा कर दोगे बेटा वो तो बाद में जाके एल्केन बन जाएगा, राइट। तो अगर आप पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट लोगे तो वो सिस आइसोमर बनाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ले लोगे तो बेटा जब वो हाइड्रोजन ऐड करेगा तो वो कौन सा आइसोमर बनाएगा? ज्योमेट्रिकल ट्रांस बनाएगा। तो आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप ऑपोजिट एंड में हो गए और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर है। तो ये वाला जो कैटलिस्ट है वो ट्रांस आइसोमर बनाता है और वो सिस आइसोमर बनाता है। अब आपको कौन सा एल्कीन चाहिए विद ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसके लिए आपको चॉइस ऑफ कैटलिस्ट देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके पास ये देखिए बेटा, ये कौन है? एग्जाम्पल में इथाइन। इथाइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बेटा वो क्या बनाता है? इथीन।
हालांकि मैं बेटा अगर इसी इथीन में फर्दर हाइड्रोजनेशन कर दूं तो बेटा वो क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा। ये सारे प्रोसेस जो बेटा हम पढ़ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे पास यहाँ पर बेटा कौन है, प्रोपाइन। आप देखो बेटा प्रोपाइन में लिमिटेड हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, पैलेडियम, तो बेटा वो क्या बना रहा है, प्रोपीन बना रहा है, सिंपल। कहते हैं एल्काइल हैलाइड से भी आप डबल बॉन्ड एल्कीन बना सकते हैं, एंड हम इसको मार्क करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर कैसे, ये देखो बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइल हैलाइड। सर इथाइल क्यों बेटा, क्योंकि 2 कार्बन एटम है। और हैलाइड क्यों, क्योंकि बेटा X लिखा हुआ है, तो इट कैन बी कुछ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो नॉट एन इशू। तो बेटा यहाँ पर X जो है, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इवन फ्लोरीन भी हो सकता है, पर इट इज ओके। आप क्लोरीन, मैंने बताया था ना कि हम सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन ही पढ़ेंगे क्योंकि इनके साथ रिएक्शन सिंपल डिसेंट होती है। आप इसमें डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH। इस अल्कोहलिक KOH को हम कहते हैं बेटा डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। सर ये कौन सा एजेंट हुआ बेटा, डी का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। हाइड्रो मतलब हैलोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हैलोजन मतलब HX का रिमूवल करता है। तो ये HX को क्या करता है बेटा, रिमूव। अब देखो बेटा कैसे, ये अल्कोहलिक KOH यहां से X नेगेटिव निकलवा देगा बाहर, क्योंकि बेटा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, X नेगेटिव बाहर आ गया, इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां से क्या बाहर करा देगा, H पॉजिटिव, और इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में जुड़कर किसका लॉस दे देंगे, HX का। ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और बाद में ये जुड़कर क्या दे देगा, इथीन। एंड मार्क करना बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कर लो, कॉपी कर लो बेटा सब कुछ। तो हम बेटा इसको आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा अल्कोहलिक KOH हमने लिखा, वो HX का लॉस कराता है, और इसको हम कहते हैं बेटा डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब X, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सर ये बीटा क्या होता है बेटा, बेटा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसका जो कंसेक्यूटिव कार्बन होता है बेटा उसे कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन हटता है उसे कहते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा बेटा 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बेटा हमारे पास हो गया अल्कोहलिक KOH, जो हमने अभी पढ़ा कि HX का लॉस कराता है। तो बेटा जब आप किसी चीज का लॉस कराते हो तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल आपके पास नीचे दे रखा है यहां पर। और बेटा दूसरा होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH बेटा क्या इस्तेमाल होता है, वो हैलाइड को इज replaced, हैलाइड इज replaced बाय OH नेगेटिव। मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन दे रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। सर एग्जाम्पल बताना। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, CH3 CH2 क्लोरीन है। मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट करा, एक्वस KOH के साथ। तो बेटा ये OH माइनस यहाँ चला जाएगा, KCl का लॉस हो गया और ये हो गया बेटा CH3 CH2OH, ये अल्कोहल आ गया। तो बेटा एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ क्या बना रहा है, अल्कोहल। तो बेटा ये दोनों बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा इस साल तो क्या, अगले साल भी इन दोनों का इस्तेमाल बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। कहते हैं रिएक्टिविटी, कहते हैं आयोडीन वाला अगर होगा एल्काइल हैलाइड तो वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। सर ऐसा क्यों, बेटा कार्बन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ छोटा होता है, क्लोरीन के साथ बड़ा होता है, ब्रोमीन के साथ और बड़ा होता है, आयोडीन के साथ और बड़ा होता है। तो इसका मतलब होता है बेटा अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या करती है, डिक्रीज करती है। फिर हम बात करते हैं बेटा टर्शरी वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सर क्यों, अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर टर्शरी है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा। सर क्यों, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये Cl नेगेटिव देगा और बेटा C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस वजह से बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, किसकी वजह से, ड्यू टू मैक्सिमम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप देख लो कितनी बार ये रीजन आ गया है और आगे भी आता रहेगा। तो आप कॉपी कर सकते हैं। और अभी वेट कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा एक और नाम से, वो है बेटा कन्वर्जन। क्या मुझे कोई बताएगा हमने लास्ट क्लास में कितनी कन्वर्जन कर ली थी नंबरिंग में? तो मुझे देख के बताएगा, 2 करी थी कि 3 करी थी? चलो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड कहता है कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेन। मतलब इथाइल क्लोराइड को इथेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये देखो बेटा CH3 CH2Cl, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अल्कोहलिक KOH। तो बेटा लॉस किसका आ जाएगा, HCl का। और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3, ये क्या बन गया, इथेन। तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये सब हटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड से। सर ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? इस केस में 2 हैलोजन है और दोनों हैलोजन कंसेक्यूटिव कार्बन पर आते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब होता है बोथ हैलोजन ऑन
कंसेक्यूटिव कार्बन। ऐसा एक और भी नाम होता है बेटा जिसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। मतलब जेमिनल जरूरी नहीं कि सिर्फ डाइहैलाइड ही होना चाहिए, डाई अल्कोहल भी हो सकता है, पर जेमिनल का मतलब होता है यहां पे क्या हो जाएगा, बोथ हैलोजन ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन आएंगे तो उसको जेमिनल कहते हैं, और अगर दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पे आते हैं तो उसको अलग अलग मतलब कंसेक्यूटिव कार्बन पे आते हैं तो उसको विसनल कहते हैं। इसका नाम हो जाता है 1,2 डायब्रोमो इथेन। आप इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है, जिंक Br2 बाहर हो गया और हमारे पास क्या आ गया, इथीन। इसे कहते हैं डी मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब X2। कहते हैं विसनल का मतलब बोथ हैलोजेंस ऑन कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स, जेमिनल का मतलब बोथ हैलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम। ये भी देख लो बेटा, इसका नाम क्या है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, जिंक डस्ट के साथ। तो आपके पास क्या आ गया, प्रोपीन। कहते हैं अल्कोहल से भी आप एल्कीन बना सकते हो, कैसे, बाय एसिड डिहाइड्रेशन, डी रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब क्या, पानी। ये देखो बेटा, ये अल्कोहल है, सर कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। आप इसमें क्या डाल दो, कॉन्क H2SO4। सर ये क्या करता है, डी हाइड्रेटिंग, पानी हटाने वाला एजेंट है। तो कॉन्क H2SO4 सबसे बढ़िया एजेंट है बेटा पानी हटाने के लिए। डाइल्यूट H2SO4 पानी ऐड करता है, यहां से गया OH नेगेटिव, तो इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से गया H पॉजिटिव, इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पानी का लॉस हो गया और हमारे पास क्या आ गया, इथी। क्यों, क्योंकि जब ये लूज करेंगे तो CH2 इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, सिंगल बॉन्ड, CH2 इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। आप प्रोपेनॉल ले लो बेटा, एक और एग्जांपल लेके, CH3 CH2 CH2OH। आप इसके अंदर क्या डाल दो बेटा, कॉन्क H2SO4, पानी हट जाएगा, OH यहां से गया, H यहां से जाएगा। याद रखना बेटा, हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से ही जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से ही जाएगा। और ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में आ गया पानी। जैसे मैंने आपको बेटा अभी इससे पहले बताया था कि अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH क्या काम करता है, ऐसे ही बेटा इसको याद रख लेना बेटा, ये 12th तक आगे जाके काम आएगा बेटा, कि कॉन्क H2SO4 पानी हटाता है अल्कोहल में से, और डाइल्यूट H2SO4 पानी हटाता है, पानी ऐड करता है। तो ये पानी हटाता है किससे, फ्रॉम अल्कोहल, ये पानी ऐड करके अल्कोहल बनाता है। कर लीजिए बेटा कॉपी, ठीक है बेटा। मैं तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जैसा कि हमने पढ़ा है,
सिस आइसोमर ज्यादा पोलर होता है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है ट्रांस के कंपैरेटिवली। कहते हैं C2C4, इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट थ्री की, मतलब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये गैसेस हैं। सर आपने मीथीन, बेटा मीथीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो पहले तीन है, इथीन, क्या कहते हैं, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, वो गैसेस हैं। 17 तक लिक्विड्स है, उसके बाद सारे बेटा क्या आते हैं, सॉलिड्स आते हैं। सब ओडरलेस, कलरलेस है, लेकिन इथीन है जिसका ओडर प्लेजेंट होता है। सब के सब इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, लेकिन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ये नेचर में क्या है, नॉन पोलर। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अगर मॉलिक्यूलर मास या कार्बन चेन इंक्रीज करती हैं, लेकिन ये लेस वोलेटाइल होते हैं एल्केन्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है एल्केन्स के कंपैरेटिवली। इस वजह से बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, कहता है एल्कीन्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सर क्यों? क्योंकि इनके पास ना डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड में से एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा है, एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, जो टूट जाता है। इसकी वजह से ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डबल बॉन्ड होगा तो आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके, उसमें से डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड, और कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो आपके पास ये देखो बेटा इथीन है, आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कुछ भी ले लो, उसकी प्रेजेंस में आपके पास क्या आ गया, इथेन आ गया। आप प्रोपीन ले लो, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, आप हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा पाई बॉन्ड ब्रेक करके, ये क्या आ जाएगा, CH3, CH2, और ये क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब किसी की केमिकल प्रॉपर्टी, किसी की प्रिपरेशन थी, या किसी की जो प्रिपरेशन थी पहले, अब किसी की केमिकल प्रॉपर्टी बन गई। यही रिएक्शन प्रिपरेशन थी एल्केन्स की, लेकिन अब ये केमिकल प्रॉपर्टी बन गई है एल्कीन्स की। तो वही रिएक्शंस अब रिपीट हो रही हैं। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट है बेटा, हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, तो बेटा हैलोजन भी ऐड कर सकते हैं। सर कैसे? ये देखो बेटा, हमने एल्कीन लिया, H2 लिया, ये देखो बेटा दोनों हैलोजन, हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया, और हमारे पास दोनों हैलोजन कंसेक्यूटिव कार्बन पे आने की वजह से जो हमारे पास डाइहैलाइड बनता है बेटा, उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और ये एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। हालांकि ये नाम हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब इस पार्ट का रिएक्शन का नहीं है, हमें सिर्फ सिंपली इसको एडिशन पढ़ना है। कहते हैं इसमें सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है ना बेटा, वो किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। सर क्यों? क्योंकि बेटा ब्रोमीन वाटर जो है वो टेस्ट की फॉर्म के अंदर सर्व करता है अनसैचुरेशन के लिए। सर वो कैसे? बेटा ब्रोमीन का वाटर का कलर जो है बेटा रेडिश ब्राउन होता है, और इथीन जो है बेटा एक गैस है जो अनसैचुरेटेड है। अगर आप कोई भी अनसैचुरेटेड गैस को ब्रोमीन वाटर से पास करते हो तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो इस वजह से बेटा हम ये कहते हैं इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और जब मैं अनसैचुरेशन लिखता हूं ना बेटा, तो ये रिएक्शन एल्कीन के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये रिएक्शन एल्काइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है।
राइट। देन हम बात करेंगे HX के एडिशन की। मैं अभी इस रिएक्शन को स्किप कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये रिएक्शन को समझाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मैं आपको अभी ये वाली रिएक्शन जो है वो नहीं करा रहा, मैं इसके आगे की रिएक्शन जो है वो आपको करा दूंगा। इसको मैं बाद में कराऊंगा बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन इट अ लॉट। आप ये कॉपी कर लीजिए। तो बेटा हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना है जो मैं आज ख़त्म नहीं कर पाऊंगा लेक्चर में, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। ये वाली भी जो रिएक्शंस है वो उसी से अटैच्ड है, इसलिए हम नहीं कर रहे। हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं बाय एल्कलाइन कोल्ड KMnO4। बेटा ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में एल्कलाइन KMnO4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेयर्स रिएजेंट। अब ये जो होता है बेटा एल्कलाइन KMnO4, बेटा ये पिंक कलर का होता है, पिंक या फिर ये पर्पल कलर का होता है, जो हमें क्या देता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में क्या देता है, पानी। नेसेंट ऑक्सीजन जो है बेटा एक रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन का। इट इज अ रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो बेटा कंबाइन कर जाती है किसी भी चीज के साथ वेरी सून। तो बेटा आपके पास अनसैचुरेशन है, ये इथीन ही नहीं, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जब आप उस गैस को इसके पिंक कलर से पास करेंगे तो बेटा पिंक कलर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस। तो बेटा रिएक्शन सर्व्स एज अगेन अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगेन अनसैचुरेशन मतलब एल्कीन्स के लिए भी और एल्काइंस के लिए भी। सर कैसे हो रहा है, आप जरा देखो बेटा, आपके पास इथीन है, आप इसके अंदर HO और OH ऐड कर दो, तो आपके पास ये कंपाउंड आ गया। इसका नाम होता है, 2 कार्बन वाला है, इथेन 1,2 डाइऑल। ये हो गया बेटा पिंक कलर, क्या बन गया, कलरलेस। तो रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। लेकिन अगर आपके पास हॉट KMnO4 है तो बेटा डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन कैसा है, उस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट आते हैं ऑक्सीडेशन पर। सर क्या मतलब, अगर सिंपल एल्कीन से आप चाहते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो आपका एल्कीन क्या होना चाहिए, इथीन। इथीन का अगर आप हॉट KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करा के क्या देता है, CO2 एंड वाटर। अगर आपको चाहिए कि मुझे एसिड मिले एल्कीन की ऑक्सीडेशन पर, तो बेटा आपको एल्कीन कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। तो जब आप इसको ब्रेक कराओगे एक ये वाला एसिड आ जाएगा RCOOH, और एक इसका एसिड आ जाएगा जो क्या हो जाएगा बेटा, R-COH। तो आपको ये एसिड मिक्सचर दे रहा है। ये दोनों एसिड सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको एक एसिड चाहिए और एक कीटोन चाहिए तो बेटा आपका एल्कीन कुछ ऐसा होना चाहिए, R बॉन्ड C, नीचे R' डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R' डबल डैश, ये ब्रेक कर गया, ये कीटोन बन जाएगा, और ये जो है R डबल डैश CH, ये बेटा क्या बन जाएगा, R डबल डैश COOH। अगेन बेटा ये भी कोई नहीं पूछता, ऊपर वाला तो फिर भी पूछ लेंगे, पर बी पार्ट जो है वो भी स्कूल में नहीं पूछा जाता। तो आप कॉपी कर सकते हैं जो जो आपको पसंद हो। बेटा हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये चीज क्या होती है और कैसे आती है। अब बेटा एक्चुअली में
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होता है। ये मॉलिक्यूल बहुत ही स्टेबल है, तभी तो बेटा एटमॉस्फेयर में इसका 21% है। अब ऑक्सीजन ऐसे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो हम ना इसको ब्रेक कराते हैं एनर्जी देके। जैसे ही आप इसको ब्रेक कराते हैं एनर्जी देके, बेटा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हाईली रिएक्टिव होता है। इसे कहते हैं बेटा नेसेंट ऑक्सीजन, जो हाईली रिएक्टिव होता है। इसको अब कोई ना कोई चाहिए किसी के साथ कंबाइन करने के लिए, क्योंकि बेटा कितनी स्टेबल चीज को बेटा हमने कितना अनस्टेबल कर दिया। तो बेटा ये काफी रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है, ये फटाफट किसी के साथ भी होगा उस टाइम फटाफट कंबाइन करके अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, जैसे 0.2 टू 0.3 सेकेंड्स का लाइफ स्पैन होता है। तो मतलब इसी के अंदर अंदर ये आएगा और रिएक्ट भी कर जाएगा। तो O2 is a very stable form, but nascent form of oxygen is highly reactive. तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कीटोन चाहिए तो आपका एल्कीन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कीटोन में बदल जाएगा, और जो CH2 पार्ट होता है बेटा वो CO2 और H2O में बदल जाता है। अगर मैं आप इसके अंदर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ हॉट KMnO4 से तो बेटा वो 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड दे देता है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ये 12th में अच्छा है फिर भी, और यहाँ पे यूज नहीं होता। देन हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस भी आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो ओजोनोलिसिस भी मैं स्किप करा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ बड़े सारे क्वेश्चन अटैच्ड है, और हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? देखो बेटा, सिंगल यूनिट को हम बेटा क्या कहते हैं? मोनोमर। और बहुत सारे मेनी यूनिट्स टुगेदर को बेटा हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं बेटा इसको? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स मतलब कौन हो गए बेटा? मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन polymer, comma, the process is known as polymerization. The process is known as polymerization. तो बेटा जैसे हम बात कर रहे हैं इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसका नाम क्या होता है? इथीन। ये होता है सिंगल यूनिट, इसीलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं? मोनोमर। इसको हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं। सर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है बेटा? यूजुअल चेन जो होती है ना बेटा, ये 5000, 6000, 7000 मॉलिक्यूल्स की होती है। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं तो बेटा इसके बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। और ऐसे बेटा करके हम इसके लेफ्ट साइड पे भी मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड पे भी मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इस लंबी चेन को बेटा हम क्या कहते हैं?
पॉलीमर कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा, पॉलीइथीन। तो बेटा वो जो प्लास्टिक बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, तो लोग पॉलिथीन पॉलिथीन कहते हैं, बट इट्स नॉट पॉलीथिन, इट्स पॉलीइथीन। क्योंकि सर वो किसका बनता है, क्योंकि बेटा वो किसका बनता है, इथीन का बनता है। तो ये हमारे पास इथीन का है। ऐसे ही मैं एग्जांपल आपको प्रोपीन का भी लेके दे रहा हूं। CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड नीचे आ गया CH3, इसके भी N मॉलिक्यूल्स, इसको बेटा हम कहते हैं प्रोपीन। इसका भी हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बेटा इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे लेफ्ट राइट से। दे आर रेडी टू कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कैटेगरी। और इसको बेटा हम कहते हैं पॉलीप्रोपीन। कर लो बच्चे, कॉपी कर लो। तो मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये देखो बेटा, ये इथीन है, इसके हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं, इसको ब्रेक करा देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, and now they are ready to form polymer called polythene in presence of high temperature and pressure and a catalyst, जो मस्ट होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। ऐसे ही बेटा हमें प्रोपीन लेना है, लेकिन मैंने सही ढंग से लिखा था, क्योंकि बेटा ये जो CH3 होता है वो नीचे आता है, ये देखो बेटा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट, तो ये बेटा क्या बनाता है, पॉलीप्रोपीन। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।